हाँ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल शुभम संगम पर स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय भारतीय अफवाह प्रणाली पर बात करने वाले हैं। अब आप हेडिंग देखकर कंफ्यूज हो, इससे पहले हम आपको सतर्क कर दें कि भारतीय अफवाह या भारतीय नदी एक बहुत ही विस्तृत अध्याय है। आप कहें या तो भारतीय भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। उस अध्याय को हम कोशिश कर रहे हैं कि कई वीडियो में कई शीर्षक के नाम से हम आपके सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि यह ऐसा अध्याय है जिसको एक दो वीडियो में समाहित कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम ऐसा करते हैं तो या तो मुझे सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को छोड़ने पड़ेंगे। अगर हम सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को समाहित करने का प्रयास करते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जो आपके लिए भी बोरिंग होगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को समाहित करते हुए अलग अलग शीर्षक के नाम से हम आपके सामने वीडियो लेकर आए। तो उसी कड़ी में ये पहला वीडियो है, भारतीय नदी प्रणाली। तो आइए बेझिझक से, बिना किसी लाग लपेट के, माइंड पर बिना बोझ डाले हम स्टार्ट करते हैं और आप इंजॉय करते हुए पढ़िए दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। हम आप जानते हैं कि भारत जो है वो नदियों का देश है। यहाँ 4000 से भी ज्यादा नदियां बहती हैं। अध्ययन की सुविधा के हिसाब से उनको 23 बड़ी और 200 छोटी नदी द्रोणियों में विभाजित किया गया है। और यहाँ हम उन्हीं नदी द्रोणियों में से छांट कर उसे हम नदी प्रणाली के अंतर्गत हम जांचने और परखने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो हमने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया, क्या हमने देखा कि भारत में कितनी नदियां हैं? 4000 से प्लस क्या है, नदियां बहती है। इन 4000 से भी ज्यादा नदियों को इसमें विभाजित किया गया है 23 बड़ी नदी द्रोणियों में और 200 छोटी नदी द्रोणियों में इन्हें विभाजित किया गया है। ये बहुत ज्यादा यह रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप माइंड में रख लीजिए कि भारत में कितनी नदियां हैं? 4000 से भी ज्यादा। उनको कितने भागों में बांटा गया है या कितने द्रोणियों में बांटा गया है? 23 बड़ी नदी द्रोणियों में और 200 छोटी नदी द्रोणियों में बांटा गया है। क्योंकि कुछ नदियां बहुत बड़ी है, ये प्रमुख नदियां हैं और अधिकांश नदियां उनकी सहायक नदियां हुआ करती है। ठीक है, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं भारतीय नदी प्रणाली पर। यहां पे क्लियर हो गया। अध्ययन की सुविधा के हिसाब से भारतीय नदी को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया। एकदम देखिएगा, आराम से माइंड पर बिना किसी जोर के आपको पढ़ना है दोस्तों। एक तो नाम दिया गया है हिमालयी या उत्तर भारतीय नदियां, और दूसरा क्या है दोस्तों? प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारतीय नदियां। यहां तक कोई दिक्कत? दोनों में कोई एक नाम आपसे प्रश्न में पूछ सकता है, या तो हिमालयी नाम दे देगा या उत्तर भारतीय नाम दे देगा। तो यहाँ एक ट्रिक है, हिमालय भारत की किस दिशा में है? स्वभावतः तो उत्तर दिशा में है, तो आराम से याद हो जाएगा, हिमालयी या उत्तर भारतीय नदियां। और दूसरा क्या है? प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की नदियां। तो आई होप कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब रही बात, जैसे प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत का भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। उसी तरह जैसे उत्तर भारत का या हिमालयी इलाके का भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, वो इसी नाम से आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ हमें फोकस करना है भारतीय नदी पर कि हमने अभी कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। एक उत्तरी भारत या
हिमालयी नदी। दूसरा क्या, प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की नदी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हिमालयी, या अब हम एक एक करेंगे, या तो हिमालयी बोलेंगे या तो उत्तर भारतीय बोलेंगे। ठीक है, आपको समझना है दोनों में। ठीक है, हिमालयी नदी में मुख्यतः 3 नदी तंत्र है। कितना नदी तंत्र, या आप इस तरह कहें, हिमालय से जो भी नदियां निकलती है उसको 3 गुटों में बांटा गया है। यहां सब क्लियर हो गया। हिमालय से या उत्तर भारत से या भारत के उत्तरी हिस्से से जो भी नदियां निकलती है उसको कितने गुटों में बांटा गया है, 3 गुटों में, जिसको हम नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। अब उन तीनों का नाम क्या है, सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र, तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं। ठीक है, और इनसे अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो अब देखिए, इनको हम देखते हैं, नाम देख रहे हैं, सिंधु नदी तंत्र। अब चूंकि आप परेशान होंगे कि सिंधु नदी है, बाकी तंत्र क्यों लगा, यहाँ पे गंगा नदी में तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी में तंत्र है। तो ये समझ लीजिए गुट, इसको इस तरह समझिए, जिस गुट में जो ज्यादा शक्तिशाली सदस्य होता है उस गुट का नाम उसी सदस्य के नाम पर रखा जाता है। ये एक ट्रिक है याद रखने का। तो सिंधु नदी तंत्र का प्रमुख नदी कौन सा होगा दोस्तों, सिंधु नदी तंत्र का प्रमुख नदी कौन सा होगा, तो जाहिर सी बात है वो नदी होगा सिंधु। क्लियर। उसी तरह गंगा नदी तंत्र का प्रमुख सदस्य या प्रमुख नदी का नाम क्या होगा, एकदम ध्यान से, गंगा। उसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का सबसे प्रमुख नदी कौन सा होगा, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए थोड़ा सा, जब हम नदी तंत्र पे बात कर रहे हैं, हालांकि मैं आने वाले वीडियो में मैं हर एक नदी पर अलग से एक वीडियो लाऊंगा, क्योंकि सिर्फ सिंधु नदी से ही बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। उसी तरह गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, इससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल इसमें हम देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा इस पर हम अध्ययन कर लेते हैं। अब देखिए होता क्या है कि इन 3 नदियों में प्रश्न चूंकि किसी भी तरह से आपके सामने आ सकता है। देखिए इन तीनों नदी को देखने से आपको क्या बातें पता चल रही है, कॉमन सी बात है कि इन तीनों नदियों में, चूंकि आप देखिए ऊपर में हेडिंग है भारतीय नदी प्रणाली, मतलब भारत की नदी के बारे में हम इसमें अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक लॉजिक है, बट ठीक है भारतीय है, लेकिन इसका जन्म कहाँ हुआ है, तो इस 3 नदियों में किसका जन्म भारत में नहीं हुआ है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब देखिए ये 2 नदी जो है, एक सिंधु नदी, इसका जन्म होता है तिब्बत में, इतना याद रख लीजिए। उसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी का भी जन्म कहां होता है, तिब्बत में। एक अकेला गंगा नदी है जिनका जन्म भारत में होता है। अभी सिर्फ इतना ही जानना है। ठीक है, तिब्बत में 2 नदी, भारत में 1 नदी और उसका नाम है गंगा। ठीक है, और भारत की बहुत ही पवित्र, या फिर कहें जिसे हम मां मानते हैं, गंगा मां मानते हैं, तो भाई हमारी मां है, तो जाहिर सी बात है इनका जन्म भी इसी देश में हो रहा है। बहुत ही पौराणिक इतिहास है, धार्मिक महत्व है, उस पर कभी हम बात करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है कि इन दोनों में सबसे बड़ी नदी और सबसे छोटी नदी, ये भी पूछता है, तो थोड़ा सा इनका जो है किलोमीटर हम याद रख लेते हैं कि किसकी क्या लंबाई है, उसी हिसाब से हम देखेंगे। जैसे सिंधु नदी की जो लंबाई है ना दोस्तों, वह है 2880 किलोमीटर। गंगा नदी की जो लंबाई है वह है 2525 किलोमीटर। उसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वह है 2900 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक।
आराम से याद हो जाएगा। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, अब ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर। अब आप इनको देखने के बाद अब आप बता सकते हैं कि इन तीनों नदी में सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी हो गई ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद 2 नंबर पे कौन सी नदी है, सिंधु नदी। 3 नंबर पे कौन सी नदी है, गंगा नदी। मतलब जो नदी भारत में पैदा हुई वो अभी छोटी नदी दिख रही है, लेकिन आप देखेंगे चूंकि भारत में गंगा नदी का जन्म हुआ है तो जाहिर सी बात है इसका विस्तार भारत में सबसे ज्यादा है बनस्पत इन दोनों के। ये दोनों नदियां अपना अधिकांश समय व्यतीत करती है विदेश में, भारत के पड़ोसी देशों में। वो हम इन नदियों पर जब हम अलग से वीडियो बनाएंगे वहां देखेंगे। अब हम इन तीनों पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक ये हम समझते हैं, ये तो नाम अभी का है, लेकिन जब आप इनका उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ेंगे या इनका इतिहास पढ़ेंगे, और वो इतिहास शुरू हो जाता है 2.4 लाख, लगभग 2.5 लाख वर्ष पूर्व, जब ये तीनों नदी नहीं थे। तीनों नदी बाद में बनी है, वो भी एक भौगोलिक कारण रहा है। पहले ये तीनों नदी सम्मिलित रूप से एक नदी हुआ करती थी, और वो नदी का नाम था, क्या मैं बोल रहा हूं, तीनों नदी सम्मिलित रूप से एक नदी हुआ करती थी, और उस नदी का नाम था शिवालिक, या इन्हें कह सकते हैं इंडो ब्रह्मा नदी। क्लियर? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जब हम इनका इतिहास बताएंगे तो देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शिवालिक तीनों नदी आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का संयुक्त नाम प्रारंभ में क्या हुआ करता था, तो आपका जवाब क्या होगा, शिवालिक नदी या इंडो ब्रह्मा नदी। आप दोनों में से कोई एक नाम बोल सकते हैं। तो अभी फिलहाल इतना ही जानना है, फिर हम विस्तार से आने वाले समय में पढ़ेंगे। क्लियर? हिमालय उत्तर भारत की नदी में 3 प्रमुख नदी माना जाता है। अब देखिए आपके लिए यह जानना क्यों आवश्यक है। अब जैसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर भारतीय नदी नहीं है, तो नहीं शब्द का है तो जाहिर सी बात है ऑप्शन 4 होते हैं। तो 4 में से क्या है, 3 ये रहेगा, चौथा इधर वाला कोई नदी दे देगा। तो जब हमें यह पता होगा कि ये 3 नदियां ही उत्तर भारतीय नदियां हैं, और चूंकि नदी तंत्र की बात हो रही है, इनकी सहायक नदियां भी है, ये प्रमुख नदी है और इनके साथ सहायक नदियां भी है। ठीक है, तो उनको हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल इतना जान लीजिए, हिमालयी उत्तर भारतीय नदियों में 3 प्रमुख नदी तंत्र माना जाता है। ठीक है, और इन नदी तंत्रों में सबसे अधिक लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी, 2 नंबर पे सिंधु नदी, 3 नंबर पे गंगा नदी आती है। ठीक है, और जो सबसे छोटी नदी है उसका जन्म भारत में होता है। यहां तक क्लियर हो गया। आइए अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर, प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारतीय नदियों पर हम बात करने वाले हैं। अब चूंकि प्रायद्वीपीय जब नाम याद आ गया तो ये क्या है, जब आप कर्क रेखा को देखते हैं जो भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित नदियों की बात होगी इसमें, और वहीं ये उत्तर या हिमालयी नदियों की चर्चा जो होगी वह कहाँ स्थित होगा, वह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित होगा। ठीक है, ये है लॉजिक याद रखने। अब आइए हम पढ़ते हैं इसके बाद, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित ये नदियां होगी। इसको दोस्तों प्रायद्वीपीय दक्षिण भारतीय नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। कंफ्यूज मत होइए, ये नदी तंत्र एक तरह से हिमालयी उत्तर भारतीय नदी वाले हिस्से को 3 भागों में बांटा गया, एक तरह से आप कह सकते हैं, और उसी तरह दक्षिण भारतीय नदियों को 2 भागों में बांटा गया। वो कौन कौन सा भाग है हम ये देख लेते हैं, और वो भाग है दोस्तों पश्चिमी घाट से उत्पन्न नदियां, और दूसरा है
सह्याद्री या विंध्य श्रेणी से उत्पन्न नदियां। देखिए आप यहां पे कंफ्यूजन हो, थोड़ा सा देखिए कि भारत का जो यह हिस्सा है, ठीक है, ये आधा हिस्सा लिए, तो आधा हिस्सा में हम क्या पाते हैं, इस तरह ये तो पाते हैं दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत में क्या है, ये हिस्सा कौन सा है भैया, पश्चिमी घाट है, और यह हिस्सा कौन सा है, पूर्वी घाट है। तो इस जगह ये वाला एरिया जो है वो कहा जाता है सह्याद्री या विंध्य श्रेणी। और ये एरिया मतलब कुछ नदियां यहां से उत्पन्न होती है, कुछ नदियां इस एरिया से उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो बस यही अंतर है, दक्षिणी भारत में दोनों तरह से, कुछ पश्चिमी घाट से उत्पन्न हो रही है, कुछ जो है सह्याद्री और विंध्य श्रेणी, एक तरह से कहें कि पूर्वी घाट वाले इलाके से उत्पन्न हो रही है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। हमने दो भागों में बांट दिया, दक्षिणी भारतीय नदियों को दो भागों में बांट दिया। अब हम देखते हैं, चूंकि यहां भी कई सारे प्रश्न उभर कर सामने आते हैं, पश्चिमी घाट से उत्पन्न होने वाली प्रमुख नदियों का नाम कौन कौन सा है। तो इसको हम देखते हैं, पश्चिमी घाट से जो उत्पन्न होने वाली नदियां हैं उनमें देख लेते हैं कौन कौन सी नदी है दोस्तों। इनमें मुख्य रूप से 3 प्रमुख नदियों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। 3 प्रमुख नदियों में पहला नाम आता है गोदावरी नदी, दूसरा आता है, गोदावरी हो गया, कृष्णा नदी, और तीसरा नाम आता है कावेरी नदी, और चौथा भी आप याद रख सकते हैं और वो है पेन्नार नदी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहला नाम हो गया पश्चिमी घाट से उत्पन्न होने वाली नदियों में गोदावरी नदी, दूसरा हो गया कृष्णा नदी, और तीसरा हो गया कावेरी नदी। अब जैसे इनकी लंबाई हमने देख लिया है, इन तीनों की लंबाई, उसी तरह थोड़ा सा जानकारी इसका भी रख लेते हैं। अब आपसे पूछ देगा कि पश्चिमी घाट से उत्पन्न होने वाली नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है, ये प्रश्न पूछ देता है। तो देखिए इनकी लंबाई हमको थोड़ा सा जान लेना है। जैसे कि गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, तो उनकी लंबाई है दोस्तों 1465 किलोमीटर। उसी तरह कृष्णा नदी की लंबाई है 1400 किलोमीटर, और उसी तरह कावेरी नदी की लंबाई है 800 किलोमीटर। ये 3 नदी की ही लंबाई आपको याद रखना है, पेन्नार नदी पे सवाल नहीं पूछा जाता है। तो अब आप बताइए, एक बार रिपीट कीजिए, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है 1465 किलोमीटर, और कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है 1400 किलोमीटर, कावेरी नदी की लंबाई कितनी है 800 किलोमीटर। अब देखिए 1465, 1400, 800 तो आराम से याद रख सकते हैं और क्रम से है। तो अब आप बताइए कि पश्चिमी घाट से उत्पन्न होने वाली सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है, तो वो हो गई गोदावरी नदी, और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। अब आप देखेंगे कि दोनों में मात्र 65 किलोमीटर का अंतर है। गोदावरी नदी कृष्णा नदी से 65 किलोमीटर ही ज्यादा लंबी है, लेकिन परीक्षा में हम कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। फिर से एक बार प्रश्न को रिपीट कर देता हूं कि पश्चिमी घाट से उत्पन्न होने वाली सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है। तो कोई जरूरी नहीं कि आपको ऑप्शन ढूंढना पड़े, आपको माइंड में आंसर होना चाहिए। कौन सी है, गोदावरी। उसके बाद दूसरी नदी कौन सी है, कृष्णा। उसके बाद कावेरी, उसके बाद पेन्नार नदी, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आइए उसी तरह हम बढ़ते हैं दोस्तों सह्याद्री या विंध्य श्रेणी से उत्पन्न होने वाली नदियों पर। तो उसी तरह जिस तरह इधर हमने नदी पढ़ा है, उसी तरह इसमें से कुछ नदी को हम देख लेते हैं। सह्याद्री या विंध्य श्रेणी से उत्पन्न होने वाली नदियों में पहला नाम आता है महानदी,
दूसरा नाम आता है नर्मदा, तीसरा नाम आता है तापी। ये तीन प्रमुख नदी है जिसका उद्गम जो है सह्याद्री या विंध्य श्रेणी से होता है। अब अगर हमने इनकी लंबाई को देखा, तो अब हम इनकी लंबाई को भी देख लेते हैं कि इनकी लंबाई कितनी है। तो दोस्तों देख लीजिए, जैसे महानदी, इनमें भी अभी हम बात करेंगे। महानदी की लंबाई जो है वह है 857 किलोमीटर। नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। तापी नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर। अब आप बताइए, सह्याद्री या विंध्य श्रेणी से उत्पन्न होने वाली सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो आपका जवाब क्या होगा? नर्मदा नदी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की बात नहीं हो रही है, सिर्फ अभी बात हो रही है विंध्य श्रेणी से उत्पन्न होने वाली नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी की। तो वो हो गई नर्मदा एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन सी नदी आती है? महानदी। तीसरे नंबर पर तापी नदी। कई बार इनको जो है ताप्ती नदी भी पढ़ लेते हैं हम लोग। तो चलिए, दोनों सेम है। अब बताइए, अब यहां से कॉमन सी बात होती है, प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? क्योंकि आप जब हायर पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको हर तरह से जो है कि तैयार होना पड़ता है। प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत में स्थित नदियों में सबसे अधिक लंबी नदी अगर पूछा जाए तो वो हम पाते हैं पश्चिमी घाट से उत्पन्न होने वाली नदियों में 1 नंबर पे यह नदी है। 2 नंबर पे आप देखते हैं तो कौन सी नदी पाते हैं दोस्तों? 2 नंबर पर इसको पाते हैं। 3 नंबर पर हम इनको पाते हैं, ठीक है, देख पा रहे हैं। 4 नंबर पे आप किसको पाएंगे? ये इनको पाएंगे। 5 नंबर पे इनको पाएंगे। आप देख रहे हैं इसी तरह, क्योंकि लंबाई आपके सामने लिखा पड़ा है। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत में स्थित सबसे अधिक लंबी नदी कौन सी हो गई? गोदावरी नदी। 2 नंबर पे कौन सी नदी हो गई? कृष्णा नदी। 3 नंबर पे कौन सी हो गई? नर्मदा नदी। अब आप अगर इनका ट्रिक बनाना चाहें लंबाई के हिसाब से तो उसका कैसे ट्रिक बनाएंगे? इसको यहां पे कर देता हूं मैं ट्रिक। इसको आप गोकन पढ़ सकते हैं, ठीक है, गोकन। ठीक है, सर्वाधिक लंबी नदी गो से गोदावरी, क से आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, क से कावेरी भी हो रहा है, क से कृष्णा भी हो रहा है, तो कावेरी को छोड़िए, कृष्णा से, ठीक है, और 9 से नर्मदा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 1-2 बार सिर्फ आप इनको पढ़ लीजिए। प्रायद्वीपीय भारत में स्थित सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? गोकन। तो क में थोड़ा सा आप माइंड में कर लेंगे, कॉकरी, ठीक है, गोकन, गोकिरी, इस तरह भी आप माइंड में घुमा फिरा लेंगे। ये मैंने ट्रिक आपको बता दी ताकि आप माइंड में बैठा सकें, ठीक है। अब अगर पूछा जाए कि संपूर्ण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? याद रखिएगा, भारत शब्द का उपयोग किया गया है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए कि तिब्बत वाली ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी सबसे लंबी है। नहीं दोस्तों, संपूर्ण भारत में सबसे लंबी नदी हो जाती है गंगा, क्योंकि इसका उद्गम ही भारत में होती है। ये सब तो विदेशी नदी है, विदेश से हमारे यहाँ आती है, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। यहाँ अगर ये चीजें याद हो जाती है तो आने वाले समय में जब हम हर नदी पर अलग अलग वीडियो बनाएंगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारे प्रश्न आप इनडायरेक्टली वहां बता सकते हैं। हम वीडियो क्लोज करें इससे पहले चूंकि हम जान लेते हैं उत्तरी भारत की नदियों की प्रमुख विशेषता, क्योंकि इस पर भी कई सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। आप पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं उत्तर भारत की जो नदियां हैं उनकी विशेषता, क्योंकि हम आप जानते हैं कि कई सारे प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जो उत्तर भारत की नदियों की विशेषता को लेकर है। हम उसको भी क्यों नजरअंदाज करें, उसको देख लेते हैं कि अब जैसे इसको
एक सिलसिलेवार हम ढंग से इनकी विशेषता को, दो चार विशेषता जो प्रमुख विशेषता है उनको जान लेते हैं, जिससे कि प्रश्न अगर पूछेगा तो इनडायरेक्टली भी आप बता सकते हैं। जैसे पहली विशेषता अगर इनकी पूछी जाए तो हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, इनकी विशेषता। ठीक है, इनकी हम पढ़ने वाले हैं विशेषता। पहली विशेषता अगर हम जो कि पाते हैं हिमालयी या उत्तर भारत की नदियों के बारे में, तो पहली विशेषता ये है कि इन नदियों का उद्गम हिमालय या उसके आसपास के एरिया से होता है। ठीक है, इसका उद्गम कहां होता है, हिमालय या इसके आस पास वाले इलाके से होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। वहीं प्रायद्वीपीय भारत में क्या होता है, हिमालय के क्षेत्र के अलावे अन्य क्षेत्र, आप जान रहे कहां, दक्षिण भारत के इलाके में उन नदियों का जन्म होता है। दूसरा, इनके विशेषता के बारे में हम क्या जानते हैं, चूंकि उत्तर भारत में इनका जन्म होता है तो उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण भी तो यही नदियां करेंगी। चूंकि ये हिमालय वाले ऊंचे इलाके से जन्म होती है और अपने साथ जो है कि जो उपजाऊ मिट्टी का कण है या कहें अपने साथ जो मलबा बहा कर लाती है वो मैदानी इलाकों में बिखेर देती है, जिससे जो है कि वहां पर उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है। तो दूसरी विशेषता क्या हो गई, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण, ये हो गया इनकी दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता हम क्या पाते हैं कि इन नदियों की तीसरी सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि ये है 12 मासी नदियां होती है, मतलब साल के 12 महीने ये बहती रहती है। ये पहले मैं लिख लेता हूं, 12 मासी नदियां होती है। ये क्यों होती है, क्योंकि हिमालय क्या है, बर्फ से बना हुआ है और इन नदियों को जो जल प्राप्त होता है वह बर्फ के पिघलने से और वर्षा के द्वारा भी जल प्राप्त होता है। जब दोनों तरीके से इनको जल प्राप्त होता है वो नदियां तो सालों भर ही बहेंगी ना। अब इनडायरेक्टली याद हो गया 12 मासी नदियां क्यों है, क्योंकि इनमें जल की आपूर्ति वर्षा के द्वारा और बर्फ के पिघलने से होती है। तो इनको भी आप लिख लीजिए ब्रैकेट में, इनको जल की पूर्ति किससे होती, वर्षण तथा बर्फ के पिघलन से। ठीक है, चौथी नदियां हम क्या, चौथी विशेषता क्या देखते हैं कि जब ये नदियां ऊंचे स्थानों से बहती है ये अपने मार्ग में जो बड़े बड़े गड्ढे का निर्माण करती है। ठीक है, और उन जो है कि गड्ढों से होकर, कंदराओं से होकर यह बहती है। तो चौथी विशेषता क्या हो गई इनकी, महा खड्डों से होकर बहती है। ठीक है, ये इनकी चौथी विशेषता हो गई। वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में ये चीजें नहीं पाई जाती। और चौथा अगला पांचवा हम क्या देखते हैं कि ये जो हिमालयी नदियां हैं ये घाटियों का निर्माण करती है, फी आकार की घाटी का निर्माण करती है, अपने रास्ते में ये झरने का निर्माण करती है और जब ये अंतिम रूप में समुद्र में मिलने वाला होता है तो वहां पर डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो क्या होती है, 5वें नंबर पे हम क्या देखना है, भी आकार की घाटी। भी आकार की घाटी। और क्या होता है भैया, आगे जब पहुंचती है झरना का निर्माण करती है रास्ते में और अंत में वो क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। और डेल्टा की जब बात आती है, एक महत्वपूर्ण डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा
फेमस है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब मिल जाती है और वो उनका नाम जब मेघना हो जाती है, वो मेघना आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में जब वो विलीन होती है, तो विलीन होने से पहले वह एक डेल्टा, विशाल डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। तो ये हो गया। और आगे हम क्या देखते हैं, छठी विशेषता इनका देख लीजिए। ये नदियां ऊपर से हम जाते बहुत स्पीड से बहती है, इनको जहां जैसा रास्ता मिलता है वो अपना रास्ता बनाते हुए निकलती है। तो इस क्रम में होता क्या है, इनका मार्ग सीधा नहीं होता है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अक्सर सीधी बहाव करती है, उसकी जो एक धार हमेशा सीधा होती है। तो हमने ये देख लिया छठी विशेषता क्या होती है, इनका मार्ग जो है हमेशा टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। और सातवां और अंतिम प्रमुख जो है कि विशेषता क्या है, वो क्या होती है कि हमेशा अक्सर जो है ये नदियां अक्सर जो है अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है, अपना मार्ग बदलती रहती है, बदलती रहती है। ये इनकी जो है कि प्रमुख विशेषता होगी। और अपना मार्ग बदलती है, इसमें एक बहुत ही फेमस नदी है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, और वो है कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी इस रूप के लिए फेमस है। अब बताइए, जब 100 आदमी का ग्रुप हो, 10 आदमी का लक्षण अगर चोरी करने वाला हो, तो क्या बोलेंगे, भाई इस ग्रुप का लक्षण चोरी करना भी। एक व्यक्ति भी अगर चोर है तो उस ग्रुप की पहचान हो जाती है। इस तरह दोस्तों आज हम इस वीडियो में भारतीय नदी प्रणाली को हमने गहन रूप से समझने का प्रयास किया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आप इससे कितना लाभान्वित हुए, कमेंट करके बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस परिवार का हिस्सा बनिए, क्योंकि हमारी मुहिम है जो दबे कुचले या गरीब वर्ग से आते हैं उनको इस सोशल मीडिया के माध्यम से संपूर्ण तैयारी देनी है, ताकि वह भी अपने सपनों को प्राप्त कर सके। क्योंकि मैं हर बार कहता आया हूं कि हमारे मेहनत से अगर कोई एक व्यक्ति भी जीवन में सफल होता है तो मैं अपने मेहनत को पूर्ण मान लूंगा। ठीक है, आप भी अपने जीवन में सफल होइए और आप भी अपने सपनों को पूरा कीजिए। अगर आप भी मदद करना चाहते हैं अपने से नीचे का, तो आप भी रास्ता इजाद कीजिए। ठीक है दोस्तों, कोई न कोई रास्ता चुनिए ताकि आप भी अपने से नीचे, अपने से कमजोर तबके को मदद कर सकें। ठीक है दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी पढ़ाई कीजिए, अपने जीवन के सपनों को पूरा कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।